Welcome back again. So in this video we'll discuss about pluralism, democracy and development. Pluralism जैसे कि हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया, इट मीन्स बहुमतवाद, डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही और डेवलपमेंट. तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्या हुआ, लेट अस सी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस India's large population was divided by caste, religion, class and language. आज़ादी के समय क्या स्टेटस था? तो भारत की बहुत बड़ी आबादी कास्ट में, रिलीजियन में, क्लास और लैंग्वेज में बटी हुई थी. कोई ये कास्ट का था, कोई ये रिलीजियन का था, कोई ये क्लास का था और कोई ये भाषा बोल रहा था. द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडिया इन 1947 वॉज दैट ऑफ डेवलपमेंट. सबसे बड़ी जो चैलेंज थी वो थी डेवलपमेंट की. भारत का विकास कैसे किया जाए, वो सबसे बड़ी चैलेंज थी. In order to tackle all these problems effectively, the country needed a set of guidelines and regulations which would be instrumental in achieving the goal of all-round development while keeping intact the spirit of pluralism and democracy. ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए और इफ़ेक्टिवली, ना ही सिर्फ सॉल्व करना है बट इफ़ेक्टिवली टैकल करने के लिए हमारे देश को ज़रूरत थी एक ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस की, ऐसे नियमों की जो कि हमारे देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाए और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी माने के लोकशाही और प्लूरलिज्म माने के बहुमतवाद का जो सिद्धांत है, जो स्पिरिट है, राइट, उसको भी एज इट इज बनाए रखे, इंटैक्ट, अनडैमेज, अनब्रोकन, राइट, अनहार्म्ड. उसमें कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि डेमोक्रेसी के वहाँ पे हत्या हो रही. इट मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इंडिस्पेंसेबल. उसकी वजह से कंट्री के लिए, देश के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिस्पेंसेबल था, माने टाल नहीं सकते, वो बहुत ही जरूरी था, राइट. तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद took 3 years to complete the task of framing constitution. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 साल लगाए कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम करने के लिए, माने बनाने के लिए. डॉक्टर आम्बेडकर प्लेड अ पाइवोटल रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत ही अहम रोल निभाया. इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. 1950 के 26 जनवरी से वो इफेक्ट में आया, वो फॉलो करना स्टार्ट हुआ, ताकि उस दिन से 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, राइट. ये जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स है, बीच में बाबा साहेब आम्बेडकर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी है. Let us now discuss some of the unique features of the Constitution of India and how this document enshrines the value of modern and contemporary India. चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स कैसे थे और ये डॉक्यूमेंट कैसे मॉडर्न और कंटेम्पररी इंडिया के साथ भी उसकी वैल्यू भी करता है और हमारा ट्रेडिशनल इंडिया जो है उसकी वैल्यू भी करता है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे की. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. भारत का संविधान जो है उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चॉइस किया था और उसका बेस क्या था, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको पता है, फिर भी यहाँ पे डिस्कस किया है. ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 18 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस. स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की इलेक्शंस में सारे ऐसे इंडियंस जिसकी एज 18 अबव 18 हो, उन सबको वोट करने के लिए अलाउ किया जाएगा, राइट. नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द मार्जिनलाइज्ड. सबके लिए समान मौका तक मिले,
और मार्जिनलाइज्ड माने पिछड़े लोगों के लिए कुछ बेनिफिट हो, फायदा हो, कुछ प्रिविलेजेस हो, कुछ फैसिलिटीज हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है, गारंटी देती है कि कानून के सामने सभी लोग समान रहेंगे एंड अपॉर्चुनिटी की भी सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको समान अवसर मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट we'll see the state would not discriminate against any citizen on ground of religion, caste, sex or place of birth। किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और वो भी खास करके रिलीजियन धर्म के बारे में, उसकी जात क्या है, कास्ट कम्युनिटी, सेक्स माने मेल या फीमेल है, या फिर वो उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। The state acknowledges the existence of the poor and the marginalized and seeks to ameliorate their condition by according special privileges to them। State ये माने देश ये एक्नॉलेज करेगा, माने ये मानता है कि पुअर और मार्जिनलाइज का जो एग्जिस्टेंस है, राइट, वो भी एक सामान्य नागरिक के तरीके जैसा ही है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको जीने का अधिकार है, ऐसा नहीं, वो भले गरीब हो, बिछड़े हो, लेकिन वो देश के नागरिक है, इसीलिए उनका भी एग्जिस्टेंस जो है वो सरकार जो है वो ध्यान में लेती है, और उनकी कंडीशन को अमेलियोरेट माने इम्प्रूव, अपडेट करेगी। कैसे करेगी? तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। The practice of untouchability was abolished and its practice in any form was forbidden। untouchability माने अस्पृश्यता, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सालों से कि किसी को टच नहीं करना ये वगैरह, तो वो भी अबोलिश कर दिया गया। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें लिखा है कि कोई किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं चलेगी, राइट। Some marginalized sections of Indian society have been accorded special privileges। कुछ पिछड़े लोगों को खास सुविधाएं मिलती है by reserving certain percentage of seats in educational institutions। शिक्षण संस्थाओं में उनकी कुछ सीट्स रिजर्व रख के, फिर इन लेजिस्लेचर माने कायदे कानून में, कोर्ट वगैरह में, एंड एज वेल एज इन जॉब्स में माने नौकरीज में, एंड गवर्नमेंट में भी। और क्या मकसद है रिजर्वेशन देने का? क्या मकसद है? टू ब्रिंग देम इनटू द सोशल मेन स्ट्रीम, उनको भी मेन स्ट्रीम में, समाज में जो लोग पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं उनकी तरह ही ये भी हो, क्योंकि दिमाग तो सबको ठीक ही दिया होता है भगवान ने, लेकिन कोई उनका ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट इज फेडरल गवर्नमेंट। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट, सिंपल भाषा में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अग्रीड दैट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी बेस्ट फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये मानते थे और ये सहमत थे कि इंडिया के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट रहेगा, एक से ज़्यादा लेवल। इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर टू बी कॉल्ड द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। 2 लेवल तो ऐसे है कि एक सेंट्रल लेवल माने पूरे इंडिया को लागू होता है, एक स्टेट लेवल माने स्टेट में जिस राज्य में है उसको लागू होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स बिटवीन द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 लेवल में, गवर्नमेंट के 2 लेवल के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? तो 3 लिस्ट जो है वो डिक्लेयर किए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट लेवल माने स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीएम की, एंड कॉन्करेंट लिस्ट माने वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
नेक्स्ट इज पंचायती राज एंड गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स। तीसरा जो प्रकार है गवर्नमेंट का वो है पंचायती राज या फिर गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट्स, माने सबसे नीचे लेवल पे गवर्नमेंट गवर्नेंस करना। गवर्नेंस माने गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना। The directive principle of state policy are guidelines to the government to create a social order characterized by social, economic and political justice to promote the welfare of people. Directive principle of state policy जो है उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि आप सोशल ऑर्डर क्रिएट करो, कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सबको आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे एंड सामाजिक तौर पे न्याय मिले और लोगों का कल्याण हो, लोगों का सुखाकारी के लिए सब कुछ गवर्नमेंट करे, ऐसा लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उसका मेन मकसद है गरीबी को हटाना, राइट। One of the directive principles of our constitution set the formation of panchayats as one of the goals of government. डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कई ऐसे कंसेप्ट है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का निर्माण करना एज वन ऑफ द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वो भी गोल है जहाँ जहाँ पे पंचायत ना हो वहाँ पे निर्माण करना, ताकि पता चले कि उस गांव में क्या चल रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट विलेज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विलेज एंड व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दैट विलेज। अ लॉ वाज पास्ड टू मेक पंचायत्स इन रूरल एरियाज कंपल्सरी। कानून बनाया गया कि हर एक गांव में पंचायत होना कंपलसरी है। पंचायत का सीधा अर्थ है कि गांव जो है वो सरकार से कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट। तो फायदा तो गांव को ही सबसे पहले। तो दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज वेर फॉर्म टू टेकल डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल्स। ये जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, पंचायत, उनको फॉर्म किया गया क्योंकि ग्रास डेमोक्रेसी को वहां तक भी ले जाना था। ऐसा नहीं था कि शहरों तक सीमित रखना है, सभी जगह पे ले जाना था। नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बहुमत, बहुभाषावाद माने एक से ज्यादा भाषा की बात यहाँ पे करेंगे, और स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन माने आज़ादी मिलने के बाद पूरा भारत एक देश के तौर पे रहेगा तो वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी। तो वाई नॉट टू डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट स्टेट्स बट एज अ होल, नॉट लाइक अदर कंट्री हियर। So after independence, many sections of society wanted India to be reorganized on the basis of language. आज़ादी के बाद कई ऐसे sections of people थे, कई लोग ऐसे थे, उसके समूह थे, सेक्शन थे, सोसाइटीज थी, जिनकी इच्छा ऐसी थी कि इंडिया जो है वो लैंग्वेज के तौर पे इंडिया का डिवीज़न हो जाए। इंडिया एज ए कंट्री बट स्टेट्स का डिमार्केशन लैंग्वेज के तौर पे हो, ऐसी इच्छा थी। द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हावेवर फेल्ट दैट इंडिया हैड ऑलरेडी बीन डिवाइडेड वंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड सो कुड नॉट अफोर्ड फर्दर डिवीजन अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन्स। कांग्रेस का मानना यह था कि धर्म के नाम पे ऑलरेडी एक बार बंटवारा हो चुका है, अब भाषा के नाम पे बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। Many sections of people expressed their appointment in the form of protest मार्चिस और हंगर स्ट्राइक्स और बंद। कई लोगों ने अपनी फीलिंग्स जताई, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स जताई। कैसे जताई? प्रोटेस्ट मार्च किया, विरोध किया, हंगर स्ट्राइक्स, भूख हड़ताल एंड बंद, राइट। बट उन दिनों ये सब कुछ जेन्युइन नहीं होता था। In 1952, a veteran Gandhian, Potti Sriramulu, demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers, died on the 58th days of fast. 1952 में एक बहुत ही एक्सपीरियंस गांधीयन, बहुत ही बड़ी उम्र के पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने अपने आंध्र स्टेट को, सबसे पहला जो फॉर्मेशन हुआ इंडिया में स्टेट के तौर पे वो था आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश बनाना चाहिए ऐसा पोटी श्रीरामुलु ने कहा, और उसके सरकार के विरुद्ध में उन्होंने वहाँ पे फास्ट पे वो बैठ गए। और वो फास्ट जो था वो जेन्युइन फास्ट था,
और 58 दिवस तक वो फास्ट किए और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो उसको देखकर सुन द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू क्रिएट द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 1 अक्टूबर 1953। उसके चलते सरकार पे दबान हो गया, प्रेशर आ गया कि नया स्टेट बनाना ही पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ। टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 अंडर फजल अली। कितने कितने स्टेट बन सकते हैं लैंग्वेज के आधार पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जानने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC बनाया 1953 में फजल अली के अंडर। द कमीशन कंप्लीटेड वर्क इन 1955। इस जो कमीशन जो था, ये ग्रुप था, उन्होंने अपना काम 1955 में कंप्लीट कर लिया। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस क्या थी उनकी? द होल ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार में पूरा भारत जो है वो 14 स्टेट्स और 6 यूटी माने केंद्रीय शासित प्रदेश के तौर पे बांट देना चाहिए भारत को। प्रोविंशियल बाउंड्रीज वेर रिड्रॉन टू अकोमोडेट वेरियस लैंग्वेज स्पीकर्स। स्टेट की बाउंड्रीज को रिड्रॉ कर दिया गया और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले को अलग स्टेट में डाल दिया गया, राइट। Since then, as and when the need has arisen, changes have been made in state boundaries from time to time. तब से लेकर आज तक जब जब जरूरत हुई तब तक स्टेट में चेंजेस आने लगे। जैसे कि 1960 में मई 1960 में गुजरात हुआ, महाराष्ट्र में से अलग हुआ गुजरात। और अभी हाल ही में रिसेंटली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है, तो पूरा जम्मू कश्मीर होता था, उसमें लद्दाख आ जाता था, उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं था। अब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर करके 2 बना दिए, एक स्टेट में से 2, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दी। वो डायरेक्टली राष्ट्रपति शासन के अंडर में आते हैं। आज देखा जाए तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें कश्मीर और लद्दाख भी आ गए। विद द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ इन इंडिया रीजनल लैंग्वेजेस वेर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। सो फार 22 लैंग्वेजेस हैव बीन एक्सेप्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में जो है एक्सेप्ट किया गया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इक्विटेबल माने समान, इकोनॉमिक माने आर्थिक, डेवलपमेंट माने विकास, सबके लिए समान आर्थिक विकास। Independence posed the challenge of lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial country where economic freedom would be ensured for all. जो हमारी आज़ादी मिली उसके बाद भारत को ऊपर लाने की, विकास करने की और भारत में से गरीबी को हटाने की और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने की ऐसी सारी चैलेंजेस थी, जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो, सबके लिए सब समान मौके भी मिले, सबको समान तक मिले, अपॉर्चुनिटी भी मिले, ऐसा मकसद था। टू टैकल दिस challenges, the Constituent Assembly decided to go for a mixed economy model where both the states and private sector would play important role and complementary roles in increasing production and generating jobs. ये जो challenges थी उसको टैकल करने के लिए Constituent Assembly ने ये डिसाइड किया कि मिक्स इकोनॉमी मॉडल हम बनाएंगे या मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉलो करेंगे, जहाँ पे स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल जो है वो इम्पोर्टेंटली प्ले होने वाला है एंड कंप्लीमेंट्री रोल भी होगा, इंक्रीज होगा। कंप्लीमेंट्री रोल्स माने दोनों के बहुत ही अच्छे एक्सचेंज वाले रोल्स होंगे, किसमें? जॉब्स जनरेट करने में और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। The government set up the Planning Commission in 1950 for the formulation and execution of policies that would ensure planned economic development. गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बिठाया 1950 में और उसका मकसद ये था कि पॉलिसीज
ऐसी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन करना कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद रहे. The Commission decided to carry out its work by adopting 5-year plans in 1951. 1951 से लेकर पंचवर्षीय योजनाएं चली आ रही है. Since these plans determine the goals for 5 years, they come to be known as 5-year plans. क्योंकि वो 5 ईयर से चले आते हैं तो हम उसको 5-year प्लान कहते हैं. हर साल, हर 5 साल में वो बजटेड होता है, उसका एस्टिमेशन निकलता है. So far 12 5-year plans have been carried out successfully. ये आप देख सकते हो 10 5-year प्लान जो है वो कैरी आउट किए गए हैं, राइट. और अंत में जाके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने. उसका नाम नया आ गया, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन 2015 was done in order to serve an aspiration of the people of India in a better manner. भारत के लोगों को उनकी महत्वाकांक्षाओं को और उनकी सेवाओं को समझने और पूरा करने के लिए, अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया गया, नीति आयोग को रखा गया. The Ayog acts as the platform of the government of India to bring states to act together in national interest and thereby foster cooperative federalism. ये जो आयोग है, नीति आयोग, वो प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के तौर पे, और उसका मकसद होता है कि स्टेट्स को साथ में लाए. नेशनल इंटरेस्ट, जब बात देश की हो तब सारे स्टेट्स साथ में होने चाहिए, और वैसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना है, बढ़ाना है. कोऑपरेटिव माने सहकारी और फेडरलिज्म माने एक से ज़्यादा ग्रुप. तो किसी को भी कंट्रोवर्सी नहीं करना है, ये आयोग का कहना है. Okay, so in this video we have explained up to this. In the next, that is last video, we will discuss India and the world, right? So see you in the next video.